ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको पॉलिटी सीरीज में नया टॉपिक लाया हूं जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने न्यूज़ में तो देखा ही होगा, आए दिन चलता रहता है कि जो हमारी अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ये मेन एजेंडा में है ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जिसके लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती हैं। और आपने सुना होगा कि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट है जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो भी कह रही है कि हम भी अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जब तक कोई सेंट्रल लॉ नहीं आ जाता। तो क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्यों कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं? तो आज के लेक्चर में हम इसी को क्लियर करेंगे, पूरी कंट्रोवर्सी को समझेंगे ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल 44 पार्ट है डीपीएसपी का, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, बट दे आर मीन्ट टू गाइड द स्टेट इन मेकिंग द पॉलिसीज। कि जो स्टेट है अपने जो लॉज बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, ये उनको गाइड करते हैं कि आप इसके अंतर्गत अपनी पॉलिसी बनाएं जिससे जो लोगों का वेलफेयर हो वो मैक्सिमम हो और इन पॉलिसीज का लाभ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो जैसा आप जानते हैं कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है और ये भारत की स्ट्रेंथ है। हम कह सकते हैं कि अवर डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। बट कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ये डाइवर्सिटी भी द्वंद्व का कारण बन जाती है इंडिया में। मतलब डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज कभी कभी आपस में इनके बीच में तकरार आ जाती है, गलत फहमियाँ आ जाती हैं, रिवर्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं। बट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत दुनिया में डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। तो जैसा इंडिया में विभिन्न रिलीजियस एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं और ये कम्युनिटीज अपने काफ़ी सारे मैटर्स जैसे मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एटसेट्रा अपने पर्सनल लॉस के तहत करती हैं। जैसे हिंदूस आर गवर्न थ्रू हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 इन द सिविल केसेस। और मुस्लिम्स के लिए उनके अलग पर्सनल लॉस हैं। सो इन इंडिया पर्सनल लॉस आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी, कि आप जिस रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं आपके पर्सनल लॉ उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो इससे कि भारत में पर्सनल लॉस को रिलेटेड कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है और इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। जैसे एक पर्सपेक्टिव है इन द सपोर्ट ऑफ यूसीसी, बोलते हैं कि जैसे भारत में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर होल ऑफ द कंट्री, तो देयर शुड बी नो पर्सनल लॉस एंड एवरीवन शुड बी गवर्न बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन द पर्सनल लॉस देयर इज अ नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और लोग आर्ग्यू करते हैं कि डेट फॉर इम्प्रूविंग द पोजिशन ऑफ वुमेन्स एंड ब्रिंगिंग जेंडर इक्वलिटी यूसीसी इज कंपल्सरी, क्योंकि वुमेन सफ़र करती हैं बिकॉज ऑफ पॉलीगेमी। लोग एक से ज़्यादा शादियां करते हैं। डिफरेंट रिलीजन में ये परमिटेड है, जैसे इस्लाम में परमिटेड है एक से ज़्यादा शादी। ट्रिपल तलाक, इट इज़ ऑल्सो डेट्रीमेंटल फॉर द पोजिशन ऑफ वुमेन। और कुछ कम्युनिटीज़ में क्या है कि जो एज ऑफ मैरिज है वो 16 साल है, जिसकी वजह से घर वाले लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं और उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। लोगों का कहना है कि दिस यूसीसी विल प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। कैसे? तो ये कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट कर देंगे कि हमारे मतलब कॉमन लॉस हैं और देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ कॉमन कंट्री among all the citizens of the country, and it will also uphold the constitutional values of equality, fraternity and dignity of all। और ये जो यूसीसी है वो जो भारत का लीगल सिस्टम है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन को रिमूव कर देगा। जैसे अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग लॉस हैं, उसको अगर एक सिमिलर लॉस हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द लॉ उसको खत्म कर देगा और जो लीगल सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई और रेशनलाइज कर देगा इन द मैटर ऑफ पर्सनल लॉस। और लोग यूसीसी के फेवर में कहते हैं कि इट वुड मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म द आउटडेटेड एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस इन द रिलीजन, जैसे ट्रिपल तलाक, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिजेस एटसेट्रा, जो आज भी भारत के काफ़ी हिस्सों में फॉलो किया जाता है। बच्चियों की कम उम्र में शादी करा दी जाती है। तो ये जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं लंबे समय से, तो यूसीसी उसमें भी रिफॉर्म लाएगा एंड मॉडर्नाइज these regressive practices according to the changing social realities and the aspirations of the people।
दूसरा ओपिनियन देखते हैं, चैलेंजेस देखते हैं इस यूसीसी में क्या हो सकते हैं कि जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनके डाइवर्स पर्सनल लॉस हैं और उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस भी अलग अलग हैं, क्योंकि रिलीजन में डाइवर्सिटी है उन कम्युनिटीज़ में, कल्चर में डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशंस उनके अलग अलग हैं, इसकी वजह से उनकी जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं वो अलग अलग हैं। और हर कम्युनिटीज़ ने अपने पर्सनल लॉस बना रखे हैं जिससे वो गवर्न हो रही हैं। अगर एकदम से कोई दूसरा लॉस ला देंगे तो ये कम्युनिटीज़ हैं जो अभी तक अपने पर्सनल लॉस से चल रही हैं, वो एकदम कन्फ्यूज़न क्योस क्रिएट हो जाएगा कि जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे थे वो भी सही था, आप ये नया ला रहे हैं, हमारी जो कल्चर है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से देयर विल बी रेसिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स as it will infringes their fundamental rights under Article 25 religious right provided है, Article 19 right to freedom, और जो Article 29 clause 1 है related to the protection of the customs of the various minorities। तो लोगों को लगता है कि ये जो हमारे आर्टिकल हैं इनको ब्रीच कर रहा है दिस यूसीसी, और हमारे जो अधिकार हैं हमसे लिए जा रहे हैं। और इस यूसीसी की वजह से जो माइनॉरिटीज़ है उनमें एक डर है कि ये लोग कहीं जो मेजोरिटी का कल्चर है वो हम पे ना थोप दे। और भारत के जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके भी अलग समस्या हैं रिलेटेड टू दिस यूसीसी। उन कम्युनिटीज़ का कहना है कि जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली है इन देयर सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द कस्टमरी लॉस, और तो कहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को ना छीन ले। क्योंकि समस्या क्या है कि आज की सरकारें ये प्रयत्न नहीं करती हैं कि हम लॉ ला रहे हैं उसको हम जनता तक बताएं कि हम इस लॉ में क्या क्या ला रहे हैं, उसके बाद लॉ इम्प्लीमेंट करें, लोगों के ओपिनियन लें। बट क्या करती हैं सरकारें, अपना पहले लॉ थोप देती हैं और फिर मतलब जनता से कहती हैं, फिर वेरियस कम्युनिटीज से कहती हैं कि आप अपने आप को इस लॉ के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लो। यूसीसी के विरोध में जो मेघालय के सीएम है कॉमरेड संगमा, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि जैसे मेघालय एज अ मेट्रीलिनियन सोसाइटी जहाँ पे जो महिलाओं की पोजीशन है वो मेल से काफ़ी ऊपर है, और जो डिसीजन है मेन डिसीजन वो महिलाएं लेती हैं, जो मेघालय का स्ट्रेंथ है, और ये मेट्रीलिनियन सोसाइटी ही मेघालय का कल्चर है। कॉमरेड संगमा का कहना है कि दिस मेट्रीलिनियल कस्टम ऑफ मेघालय विल नॉट चेंज बाय एनी लॉ। और जैसे ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, they are marginalized and lack political representation, and the sudden imposition of UCC could lead to confusion and social upheaval within the tribal communities। क्योंकि ये जो पर्सनल लॉस हैं वो उन ट्राइबल कम्युनिटीज का जीने का तरीका बन गए, एंड सडनली हम कोई नया लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इट वुड क्रिएट रेसिस्टेंस एंड अनरेस्ट, क्योंकि उनका जो जीने का तरीका आप वही बोल रहे हैं कि उसको ही बदल दें। और जो नागा पीपल्स फ्रंट है इन नागालैंड, दे हैव क्लेम्ड दैट यूसीसी इज बिट्रेइंग द होप एंड ट्रस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, particularly tribals, for whom constitutional provisions such as Article 371A और जो 6th schedule है उसमें they have been provided protection, 6th schedule है this has provided protection to their customs, values and practices। तो उन्होंने भी यूसीसी का विरोध किया है। तो ये कुछ विरोध हैं, कुछ कंसर्न्स हैं ट्राइब्स के और अलग अलग कम्युनिटीज के यूसीसी के रिलेटेड। अब सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखते हैं इस पे। कोर्ट्स इन वेरियस जजमेंट हैज इंडिकेटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट जैसे आपको पता है कि लॉ मेकिंग इज नॉट इन द डोमेन ऑफ Supreme Court, so they cannot issue any order related to Uniform Civil Code implementation, as they have to maintain the principle of separation of power। क्योंकि ये जो लॉ मेकिंग तो कोर्ट के डोमेन में आता नहीं है, कोर्ट के अधिकार में आता नहीं है, तो वो इस पे लॉ बनाने के लिए कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। बट वेरियस जजमेंट है, जैसे शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान केस हुआ था 1985 में 1985, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीपीसी इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड। अगर इद्दत पीरियड के खत्म होने के बाद भी मुस्लिम महिला अपने पति से जो मेंटेनेंस अलाउंस मिलते हैं वो ले सकती है अंडर द सेक्शन 125 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। और आगे सरला मुदगल केस 1995 में हुआ था, तो उसमें कोर्ट ने बोला कि अगर कोई हिंदू हस्बैंड इस्लाम में कन्वर्ट कर देता है और
दूसरी शादी कर लेता है तो उसको जो पहली शादी है उसको तोड़ना पड़ेगा, डिवोर्स देना पड़ेगा। तब तक उसकी दूसरी शादी मान्य नहीं होगी कि उसने अपना धर्म बदल लिया तो उसकी दूसरी शादी मान्य हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फेमस शायरा बानो केस ऑफ 2017, जिसमें कोर्ट हैज डिक्लेयर ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ द डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन। तो कोर्ट ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड हेल्प इन रिमूविंग दीज कॉन्ट्राडिक्शंस बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी, कि ये जो वेरियस कॉन्ट्राडिक्शंस हैं पर्सनल लॉ से रिलेटेड, ये खत्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। तो कोर्ट ने भी कुछ हद तक मतलब इंडिकेशन दिया था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, बट जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो सरकारों को उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए। तो हम वे फॉरवर्ड कह सकते हैं कि दिस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड रिफ्लेक्ट इंडियाज मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्रिजर्व इट्स डाइवर्सिटी, कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भारत के जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए और जो भारत की विविधता है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उसकी राय लेके लॉस बनाएं, जिससे मतलब कोई भी कम्युनिटीज़ को ऐसा फील ना हो कि इसमें हमको डिस्क्रिमिनेट किया गया है या हमारे राइट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू ले लिए गए हैं। तो इसके लिए डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होनी चाहिए विद द स्टेक होल्डर्स, वेरियस कम्युनिटीज़ के लोगों से, स्टेक होल्डर्स से मिलकर सरकार को बात करनी चाहिए रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव भी है कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग लॉस बनाने चाहिए कि जो कल्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं, उसको प्रिजर्व करा जाए। एंड द फोकस शुड बी ऑन अचीविंग अ जस्ट कोड दैट प्रमोट्स इक्वलिटी एंड जस्टिस, कि ऐसा कोड बनाए जो सारी कम्युनिटीज में इक्वलिटी प्रमोट करे एंड एज वेल एज जस्टिस को प्रमोट करे। किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दोस्तों ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड वेरियस पर्सपेक्टिव और वेरियस कम्युनिटीज के कंसर्न कि क्यों वे विरोध कर रही हैं और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या फायदे होंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जो सारे आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू। दिस इज फॉर टुडेज क्लास फ्रॉम ब्रेनियक IAS, and keep supporting our channel and share with your friends who are preparing for the competitive examination like UPSC and various state PCS examination.